Yes, good afternoon, students. Very good afternoon. चलो स्टार्ट करते हैं. Let's have this full screen. This is the DPP we mainly need to discuss fully. हाँ, इसके पहले के DPP का अभी भी किसी को कुछ बाकी रहेगा तो इसके आखिरी में पूछ लेना मुझे, वो भी बता दूंगा. So we'll start with this. मेरे याद से इसका पहला क्वेश्चन ही पूछा गया था, ग्रुप पे भी डाले थे स्टूडेंट्स ने. मैं व्हाट्सएप पे रेफर नहीं कर रहा हूँ, कम ज्यादा मुझे ऑलमोस्ट सभी याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने डाउट करके पूछे थे. डेंसिटी ऑफ मटेरियल सीजीएस में ये है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच यूनिट ऑफ लेंथ इज दिस. चलो, अब कई बार हम ऐसे क्वेश्चन की बातें कर चुके हैं स्टूडेंट्स. नया कोई यूनिट रहा उसको कुछ नाम दे देना, अच्छी बात है. तो U1 को बोल देंगे 10 सेंटीमीटर यूनिट है, और मास का कुछ और यूनिट है तो U2 को बोल देंगे, U2 को बोल देंगे 100 ग्राम्स. देन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, भाई डेंसिटी तो दी हुई ना क्वेश्चन में, डेंसिटी तो दी है, जस्ट नए यूनिट्स में लेनी है. तो 4 ग्राम पर सीएम क्यूब गिवन है, 4 ग्राम पर सीएम क्यूब गिवन है. चलो, 4 को ऐसा लिखो, ग्राम डिवाइडेड बाय सीएम क्यूब. अच्छे से ग्राम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ग्राम की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, U2 बाय 100. ग्राम की वैल्यू U2 डिवाइडेड बाय 100. ध्यान से देखना, ग्राम की वैल्यू इक्वेशन पर से U2 डिवाइडेड बाय 100. और सीएम की वैल्यू क्या दिख रही है, सीएम की वैल्यू U1 बाय 10. सीएम की वैल्यू U1 बाय 10, उसका होगा होल क्यूब. ओके, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4. 10 की पावर ध्यान से देखेंगे, 40 दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा 40 दिख रहा है. 40 के बाद क्या आ रहा है, U2 पर U1 क्यूब, U2 पर U1 क्यूब. अब U2 पर U1 क्यूब जैसे ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, वैसे U2 पर U1 क्यूब, दिस इज अ न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी. दिस इज अ न्यू यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो उसको यूनिट कह दिया, 40 यूनिट. आंसर होना चाहिए 40 यूनिट, अपना आंसर आ रहा है. अब इसमें कुछ किसी को डाउट नहीं बचा होगा पहले सवाल में, आई बिलीव. चलो, सेकंड क्वेश्चन में मेथड तो सबको पता है. सेकंड और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में किसी ने बोला था सर इक्वेशन सॉल्व करते मुझे आ नहीं रहे. कौन कौन से वो क्वेश्चन थे, क्विकली मैं एक साथ दिखा. तो 2 19 था, 2 13 19, 2 13 19, और एक कहीं तो भी आगे क्वेश्चन आता है, 29 भी और 27 भी. 27 29 ये सब डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन. इसकी किसी को कुछ चाहिए थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड. क्यों चाहिए, क्योंकि रेगुलर मेथड से इक्वेशन लंबे बन रहे, इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को. कहाँ चले गए अपन, कहाँ चले गए अपन, डीपीपी चैप्टर वाइज पे है अपन. दिस इज द, हाँ चल, सैंपल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करके समझाता हूं मैं आपको किस हद तक जाना है और क्या सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, ये समझते हैं. एक बार आपके सामने ये ऐसा सवाल है, दोनों साइड के डायमेंशन तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. टाइम का डायमेंशन T⁻1. राइट साइड में आपका प्रेशर का डायमेंशन याद होगा, 1 - 1 - 2, 1 - 1 - 2 उसका रेस टू ए है. फिर डेंसिटी का डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास रेस टू 1, एल रेस टू -3, टाइम का कुछ नहीं आएगा, रेस टू बी. और उसके बाद सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ.
तो लेंथ चला जाएगा ये। देखो फोर्स का मुझे याद था, इसलिए फट से सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकाल सका। जिनको नहीं है पिछले लेक्चर्स वापस देखने पड़ेंगे, नोट्स रिवाइज करनी पड़ेगी। हमने लिखा हुआ है सरफेस टेंशन क्या चीज थी, होल रेज्ड टू सी। मास का कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी। लेंथ का कंपेयर करो तो भी 0, राइट में -a -3b। और टाइम का कंपेयर कर रहे हैं तो -2a -2c। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ ये आने के बाद आई थिंक हु वाज दैट स्टूडेंट, हर्षदा और समवन एल्स, सम मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली, वन स्पेसिफिक एंड सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो, जो बोल रहे थे कि सर इक्वेशन मुझे सॉल्व करते नहीं आ रहे। मैंने बोला कि नीट के लिए या जेई के लिए इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इक्वेशन आपको ऐसे स्टेप पे आने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों आपकी तरफ ऑप्शन है। देखो एक ही इक्वेशन में चेक करूं, a प्लस बी प्लस सी 0, 1 बाय 1। a प्लस बी प्लस सी 0 है पहला इक्वेशन मेरा, a प्लस बी प्लस सी 0 है। जस्ट ऑप्शन में से चेक करो स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी 0 है क्या। पहले ऑप्शन का a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, चलो ये आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन का भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन का तो हो ही नहीं रहा है a प्लस बी प्लस सी 0। फोर्थ ऑप्शन का भी 0 हो ही नहीं रहा है, तो थर्ड और है ना, ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, है ना, ये दोनों ऑप्शन चले गए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्या कर रहा हूं मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे और देख लेते हैं। आगे और एक इक्वेशन को ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, इसी इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट साइड में ले जाओ तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव साइड ले जाओ तो a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। a प्लस 3b, पहले ऑप्शन में a और b का ट्रिपल करो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आंसर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में a प्लस 3b, दूसरे का ट्रिपल करो और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस इक्वेशन से सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो क्या मैं समझ गया, फर्स्ट ऑप्शन ही जवाब होगा बिना सॉल्व करे इक्वेशन। इक्वेशन बना लिए, बड़ी मेहनत हो गई, काफी है। ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लो कि कौन इक्वेशन सेटिस्फाई करे। इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक, ऐसा ही और एक आधा क्वेश्चन में ले लेता हूँ जो मुझे टफ लगेगा। ऐसा इसके जैसा ही था क्वेश्चन नंबर कौन सा, हमने अभी लिस्ट की थी 13। 13 मत पूछो स्टूडेंट्स, 13 क्लास में किया है हमने, बोलो ना जेई मैंने ऑनलाइन 2014 करके एक क्लास में हमने 13वां क्वेश्चन लिया हुआ है। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं। 19 का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जब वो क्वेश्चन का नंबर आ जाएगा, एक और शॉर्टकट बताऊंगा थोड़ा सा। और किसी को कोई डेंजर जा रहा है क्या? 29 27 डेंजर जा रहा है। अच्छा 27 तो और भी आसान स्टूडेंट्स, आई टेल यू, इक्वेशन बनाने की भी मेहनत नहीं करना। शॉर्टेस्ट तरीका इसका मैं बता दूं, 27वें क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटीज कितनी आसान है देखना, सिमिलर है दूसरे क्वेश्चन को, इसलिए मैं 27 पे आया डायरेक्ट। वेलोसिटी, सब लोग जानते हैं वेलोसिटी किस चीज में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है स्टूडेंट्स। सब लोग जानते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। तो डायमेंशन मेथड मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे यूनिट्स आसानी से ध्यान है तो डायमेंशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट्स मैच कर रहे हैं? देखो पहले ऑप्शन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन पूछा है लेकिन पहले ऑप्शन में तो सिर्फ वी है, पहले ऑप्शन में तो कोई रिलेशन ही निकाला उन्होंने। अच्छा उसके नीचे देखो, जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा खुद होता है वेव लेंथ, मतलब मीटर में होता, लैम्बडा खुद होता है वेव लेंथ, राइट, मतलब मीटर में होता। वेव लेंथ लैम्बडा मतलब मीटर में होता, तो मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करके आपका रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है, स्पीड मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर, ऐसा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे आइए, जी इंटू लैम्बडा पे आके देखते हैं, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लैम्बडा मीटर, क्या ये वी स्क्वायर से मैच हो रहा है, मीटर पर सेकेंड के होल स्क्वायर से? अरे परफेक्ट मैच हो रहा है, खत्म बात, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। समझे क्या स्टूडेंट्स? है क्या यहाँ पे? हर्षदा है क्या?
इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तूने पूछा था ये कि इक्वेशंस के बारे में somebody was asking कि सर इक्वेशंस, नहीं मैंने इस ये सवाल को भी पोस्ट किया था किसी ने, मैंने बोला था क्लास में मैं शॉर्टकट बताऊंगा, तो आप अगर क्विकली क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैंने बोला था 20 सेकेंड का शॉर्टकट इसका, तो ये आप 20 सेकेंड में डायरेक्टली देख सकते हो करीब करीब मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ मैच हो रहा है, इट्स वेरी इजी टू सी। दैट इज प्रथमेश ऑल्सो, प्रथमेश ने ये सवाल ग्रुप पे भी डाला हुआ था, शिंदे, प्रथमेश शिंदे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कौन डायमेंशन लगाते बैठेगा यहाँ पे, क्या जरूरत है डायमेंशंस लगानी, आएगा उससे भी, नहीं है ऐसा नहीं है, आएगा तो बिल्कुल आएगा, लेकिन जो चीज हमें ज्यादा आसान जाती है, यूनिट्स ज्यादा आसान जाते हैं हमको कोई कोई चीज क्वांटिटीज के, बचपन से पता है, इन द सेंस स्कूल लेवल से पता है, स्कूल को मैं बचपन बोलूंगा, अब आप कॉलेज में आ गए 11th मतलब, तो स्कूल का सब बचपन है का, तो 10th 9th 8th स्टैंडर्ड में हम सब जानते हैं ये मेन मेन यूनिट्स, इजी इजी वाले यूनिट्स। ठीक है, चलो मोबिलिटी का सवाल आएगा बच्चा, आएगा आएगा, एक एक सवाल आएगा, डोंट वरी। अच्छा 29 थोड़ा लंबा है, 29 थोड़ा लंबा, मैं सेम सेम टाइप के क्वेश्चन एट अ प्लेस ले ले रहा हूँ ताकि सबको समझने में आसान। फिजिकल क्वांटिटीज विद दिस डायमेंशन, दिस डेंजर 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 पावर्स आ रही है, डायमेंशन ऑफ लेंथ बनाना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ आपको बनाना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ आपको इससे बनाना है। ऑल राइट, मैं इक्वेशन बना लूंगा और फिर ऑप्शन में से चेक कर लूंगा, ये एक तरीका ही है आसान, मेरे हिसाब से इक्वेशंस बना लेते हैं और ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं, इक्वेशंस बना के ऑप्शन में से चेक करते हैं, लाइक है ना, सी रेस टू, या एक्स वाई जेड ले लू, ए बी सी लूंगा तो रिपीट हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड लेता हूँ ना, सी ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो रेस टू वाई और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट रेस टू जेड, ऐसे एक्स वाई जेड करके मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, इसका डायमेंशन हमें मैच करवाना है लेंथ के डायमेंशन से, ये सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और आसान बात थोड़ी सी, ये स्मॉल ई क्या है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, स्मॉल ई दिया है, चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जनरली, स्मॉल ई ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्या आप लोगों को मैंने क्लास में बताई हो, ये चीज याद आ रही है, कूलम्स लॉ जिसे कहा करते थे, एफ इज 1/4 पाई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये क्या आपको याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, और इप्सिलॉन नॉट एक चीज है, 4 और पाई को तो कांस्टेंट नहीं रहते, तो क्या आपको समझ आ रहा है, चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यही चीज F इंटू आर स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया, तो इसी का डायमेंशन फोर्स इंटू आर स्क्वायर के डायमेंशन जैसा आता है, यही चीज आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, देखो ई स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर जैसा, ये भी चार्ज है, तो चार्ज का स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन नॉट आपके पास अवेलेबल है, होल रेस टू जेड है, डू यू रियलाइज स्पीड ऑफ लाइट मतलब एल पावर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वाला ये टू द पावर एक्स, ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद होगा आपको प्रैक्टिस से, -1 3 -2 रेस टू वाई, और ये चीज अभी अभी मैंने आपको बताई ऊपर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन हम याद करते हैं, फोर्स का डायमेंशन हमारा याद होता है 1 1 -2, और आर स्क्वायर मतलब लेंथ 2 से बढ़ जाएगी, लेंथ 2 से बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, m1l3t-2, m1l3t-2 होल रेस टू z, ये l से मैच होना चाहिए। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, मास का जीरो का, तो जीरो, मास लेफ्ट में जीरो है, राइट में भी कितना है, -y प्लस z, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन लेंथ पर से बन रहा है x प्लस 3y प्लस 3z। तीसरा टाइम पर से बन रहा है -x माइनस 2y माइनस 2z। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन में से अब जाना, अब इक्वेशन सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन में से लेना। पहला पहला इक्वेशन क्या बता रहा है हमें, पहला इक्वेशन बोल रहा है y इज इक्वल टू z होना चाहिए, y और z की पावर सेम होनी चाहिए, है यार, देखो पहले ऑप्शन में y और z, g की पावर y है और वो अगले वाले बड़े टर्म की पावर z है, वो दोनों तो इक्वल है। अच्छा, अगले वाले में इक्वल नहीं है, अगले वाले में इक्वल, तो सेकेंड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, अगले वाले में दोनों की पावर 1 1 है,
है ना। इसमें क्या है देखो, पहले ऑप्शन में वैल्यूज है 2 हाफ हाफ, एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 हाफ हाफ है। तीसरे वाले में है -1 1 1 है, और चौथे वाले में है -2 हाफ हाफ, -2 हाफ हाफ। तो अभी तो एक ही ऑप्शन डिलीट हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन पर से हमने एक ऑप्शन डिलीट कर दिया, एक ऑप्शन डिलीट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन देखता हूँ, x प्लस 3y प्लस 3z शुड बी 1, x प्लस 3y प्लस 3z शुड बी 1। पहले ऑप्शन में x प्लस 3y प्लस 3z कर रहा हूँ तो पॉजिटिव क्वांटिटी बड़ी सी आ रही है, 2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 5 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन भी गया। तीसरे ऑप्शन में x प्लस ट्रिपल वाई, अरे वो भी 5 आ रहा है, वो भी गया। चौथा ही ऑप्शन बचा, चौथा ही ऑप्शन बचा, करके देख सकते हो। तो दैट विल बी द आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस बहुत डेंजर दिखता है, ठीक है, हाँ मेहनत भी लगी थोड़ी, 1 मिनट में जवाब नहीं आया, ठीक है। सम क्वेश्चंस इन द एग्जाम विल बी लेंदी कि आप उसको 1 मिनट में नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर कर लेना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। हाँ, आपको 1.5 2 2.5 मिनट तक, कभी कभी वेरी लेंदीएस्ट टू लेंदीएस्ट 2.5 1 मिनट तक आप क्वेश्चन को दे सकते हो, ठीक है। ये मैं समझाते समझाते कर रहा हूँ तो टाइम लगता है, आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन अपनी सोचने की स्पीड ज्यादा होती है हर स्टूडेंट की, बोलने की स्पीड अपनी से ज्यादा सोचने की स्पीड होती है। तो एग्जाम में आपको किसी को बोल के नहीं दिखाना है, एग्जाम में आपको दिमाग में फटाफट फटाफट सोचना है, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद करूँ, कर लेना है। अरे ये चारों स्टूडेंट्स के लिए एक अलग बैच लेना पड़ेगा मुझे। दळवी, ढमा, गड़कर और खांडेकर, ये चारों को ये मेथड डेंजर समझ नहीं आई। एक्स वाई जेड पावर बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन याद है क्या? पावर एक्स पावर वाई पावर जेड करता था, वही किया है मैंने बच्चे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वही है, आपके नोट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वही किया हुआ है। सिर्फ मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको, एक बार इक्वेशन बन जाए, शॉर्टकट भी मैं रिपीट ही मार रहा हूँ कि एक बार इक्वेशन बन जाए, बाद में ध्यान से देखो ऑप्शंस में। यहाँ हमने पावर क्या ली थी तीनों क्वांटिटीज की, जिस क्वांटिटी के टर्म्स में हमें निकालना है उसकी पावर बेटा देखो तो एक्स वाई जेड ली थी, पावर एक्स पावर वाई और पावर जेड ली हुई थी बेटा। तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनेंगे अपने, जो जो अपन पावर लेते हैं उसमें इक्वेशन बनता है कि नहीं, लेफ्ट और राइट साइड में इक्वेट करके। तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन बने हुए थे, मैंने हर ऑप्शन का एक्स वाई जेड बाजू में लिख लिया। जैसे पहला ऑप्शन में सी की पावर क्या है 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू वहां पे 2 है ना, लिखा मैंने पहले ऑप्शन के पास में। जी की पावर वाई होती है, जी की होल पावर क्या है, ब्रैकेट के बाहर से देखो हाफ है, तो वाई की वैल्यू हाफ बोल रहा है पहला ऑप्शन, और जेड की भी वैल्यू हाफ बोल रहा है। तो मैंने इक्वेशन पर से चेक किया कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो एक्स वाई जेड वाले इक्वेशन क्या एक्स वाई जेड की ये वैल्यू लेके आ रहा है। तो ऑप्शंस एलिमिनेट किए, एक एक ऑप्शंस देखा, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो एलिमिनेट किया। अच्छा, धमाल को नहीं समझा कि सर ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाइप्सिलॉन का कैसे लाया, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाइप्सिलॉन का कैसे लाया। ओम, दिस वाज वन फॉर्मूला विच आई गेव वन डे। कौन से दिन दिया? लेक्चर का नाम डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज। उसमें इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी का डायमेंशन मैंने आपको रटाया था, परमिटिविटी परमिएबिलिटी दोनों डायमेंशन मैंने आपको याद करने को बोले थे। उस टाइम पे मैंने ये फोर्स का फॉर्मूला दिया था, 3 फॉर्मूले के थे, एक ग्रेविटेशन का लिखा था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिखा था, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स का लिखा था। याद आ रहा है वो दिन? ग्रेविटेशन के कैपिटल जी वाला फॉर्मूला, एक ये ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला, और एक मैग्नेटिक का पोल स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, वो दिन याद है। तो अब उसमें भी ऐसी टर्म आ रही थी देख, जो यहाँ पे आ रही है। इस बार क्वेश्चन में दिया है ई स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर अपॉन 4 पाइप्सिलॉन, और ये अपने फॉर्मूले में भी देखो चार्ज इनटू चार्ज मतलब चार्ज का स्क्वायर आ रहा है अपॉन 4 पाइप्सिलॉन आ रहा है। 4 पाई का तो मतलब नहीं बनता, कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या बचा बेटा देख, ये राइट साइड की टर्म जो है वो ले लिया, तो नीचे का आर स्क्वायर दूसरे साइड शिफ्ट नहीं हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, बस वो लिखा मैंने, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। फोर्स के डायमेंशन हमने याद किए हुए, फोर्स के डायमेंशन याद किए, उसको आर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बीच में लेंथ 2 से बढ़ जाएगी, तो 1 के बदले बीच में जो लेंथ थी वो 3 हो जाएगी। वही लिखा है मैंने नीचे देख, डायमेंशंस बनाते समय मैंने जहाँ जेड लिखा है ना, पावर जेड, वहां देख 1 3 -2 लिखा है। इज इट क्लियर? यस, ओम को क्लियर हो गया।
हाँ, यस। तो वो परमिएबिलिटी का लंबा आपको डिनोमिनेटर में है तो लगाना ना पड़े ज्यादा, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला याद दिला दिया जिससे थोड़ा इजी हो जाए। वेलकम। ये काइंड ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, इससे कोई लंबा डेंजर ऐसे डराने वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। ये थोड़ा डराता है क्वेश्चन आपको, बड़ी बड़ी टर्म, बहुत सारी टर्म्स, पावर में रूट आ रहा है कहीं पे ऑप्शंस में, ऐसा वैसा, तो डर लग सकता है थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, असली डरावना हो जाएगा अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो आपको पूरा इक्वेशन इतना बनाने के बाद तीनों इक्वेशन सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब आप स्कूल में सीखे 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना हमेशा इतना आसान नहीं होता, थोड़ा और टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन सुपर डेंजर हो जाता था अगर ऑप्शन नहीं थे तो, लेकिन एग्जाम में हमें ऑप्शन आने वाले हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। फिर भी कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये भी मैं एक बार बता देने वाला हूँ आपको, ये भी मैं आपको एक बार बता देने वाला हूँ कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते। कोई तो स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुझे बोला था सर इक्वेशन प्लीज सॉल्व करना बताना मुझे, चलो यही से बता देता हूँ इक्वेशंस। ये इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देख लो। यहाँ पे जो लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में तकलीफ जा रही थी वो लोग देख लो। अगर कभी एग्जाम में जरूरत पड़ गई तो, अगर कभी एग्जाम में जरूरत पड़ गई तो, कभी जरूरत कभी कभी पड़ सकती है, वेरी रेयरली कभी एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली जेई वालों को। जेई वालों को इंटीजर टाइप क्वेश्चन, नीट में अभी तक के पैटर्न में ऑप्शन है, नीट का पैटर्न चेंज नहीं है। जेई के पैटर्न में बिना ऑप्शन वाले इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो उसमें आपको डायरेक्ट एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू पूछ ली तो कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। इन दैट केस आपको ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं पकड़ूंगा आसान इक्वेशन। तीन में से कौन सा इक्वेशन सबसे आसान है? पहला वाला, उसमें एक्स ही नहीं है, एक टर्म ही नहीं है, राइट। तो सबसे आसान इक्वेशन पहले पकड़ो, उस पर से मिल गया y इज इक्वल टू जेड, उस पर से y और z में रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन में डाल दूंगा बाकी दोनों में, ये रिलेशन में बाकी दोनों में डाल दूंगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू जेड अगर मैं दूसरे इक्वेशन में डालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस y की वैल्यू डाल देते हैं z के टर्म्स में, तो 3y भी हो गया 3z और 3z भी रहा 3z। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन रहा है? x प्लस 6z इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन। अब तीसरे भी इक्वेशन में मैं पहली वाली चीज पुट कर दूंगा, पहले से बहुत जो आसान चीज मिली है y इक्वल टू वो पुट कर दूंगा। तो क्या मिल रहा है? 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई को रख दिया z, ध्यान देना y माइनस साइन के साथ था, y को रख दिया z, और z तो है ही z। ठीक है, सब चीज निगेटिव में तो लेफ्ट साइड में ले लो, आसान हो जाएगा। x प्लस 4z इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, अब आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब कर लोगे बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन? इसको ऐड करना इजी रहेगा कि सबट्रैक्ट करना इजी रहेगा? आपको दिख रहा है ना, सबट्रैक्ट करना इजी रहेगा, सबट्रैक्ट करना इजी रहेगा। एक्स एक्स कैंसिल होगा, 2z की वैल्यू 1 मिल गई तो z की वैल्यू हाफ मिल गई। आ रही बात समझ में? मैंने क्या किया इसका मतलब, पहले तीन तीन वेरिएबल्स थे, तीन में से फिर मैंने दो वेरिएबल की इक्वेशन बना लिया, फिर दो वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट या ऐड ऐसा कुछ करके एक वेरिएबल का आंसर ला लिया। फिर ये एक वेरिएबल का आंसर किसमें पुट करेंगे? जो भी आसान चीज है आपके पास, सबसे आसान चीज पहले इक्वेशन से y इक्वल टू जेड थी, तो इससे इसका मतलब बन गया y भी हाफ है, y भी हो जाएगा हाफ। ठीक है, z मिला फिर y मिला, फिर अब आपको x चाहिए। अब आपको x चाहिए तो मेरे पास कौन सा इक्वेशन है आसान? देखो, एक x प्लस 6z इज इक्वल टू 1 था, इसमें पुट कर दो तो x प्लस 6 इंटू जेड की वैल्यू हाफ आई थी इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू -2 मिल गई। अब मिली x की वैल्यू -2 इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, यही है फोर्थ ऑप्शन बच्चों, ध्यान से देखना, फोर्थ ऑप्शन में यही है ना, -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू हाफ, z की वैल्यू भी हाफ। खराब से खराब सिचुएशन में अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने ही पड़े, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आपने इक्वेशन सॉल्व करें, अगर ऑप्शंस है तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? आकांक्षा, आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा शायद, स्क्रीन तो विजिबल है सबको, क्लियर है ना? स्क्रीन विजिबल है ना स्टूडेंट्स? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल होगी ना, नहीं तो आप रोकते मुझे। विजिबल टाइप करो बच्चों, विजिबल है ये भी टाइप कर दीजिए।
है ना, विजिबल है, विजिबल करके टाइप कीजिए कोई। चलो थैंक यू। मतलब जिनको अगर नहीं विजिबल है दे विल रियलाइज कि उनको लॉग आउट रिफ्रेश करना है। किसी को भी आवाज या दिखने का प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार ये करके देखना है आपको, आपके साइड नेट का इशू ना। अब इतने डेंजर तो बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है पूरे डीपीपी में। वापस आ रहा हूं मैं शुरुआत पे। 2 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने टफ टफ क्वेश्चन बता दिया आपको। तीसरा किसी ने डाउट नहीं पूछा था, इजी था। चौथा भी क्लास में हुआ था तो डाउट नहीं था। पांचवा भी नहीं था। छठा भी लकीली नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, गुड। सातवां भी नहीं था डाउट। आठवां किसी ने डाउट पूछा था, आठवां पूछा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, किसी ने तो भी ग्रुप पे डाला हुआ है ये क्वेश्चन। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और जूम कर लूँ ताकि ना किसी लोगों को, आप लोगों को दिखने में आसान जाएगा। और जूम कर लेते हैं, इट विल बी इजियर। यस, चलो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड, विस्कस डैम्पिंग फोर्स। डरना नहीं है वर्ड से। विस्कस क्या है, क्या डैम्पिंग क्या है, अभी कोई लेना देना नहीं है। विस्कस डैम्पिंग फोर्स, ये फोर्स होगा, सीधी बात है। एक ही एक्सेप्शन मैंने आपको लिखाया था ऐसा, टेंशन फोर्स, टेंशन, सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स। अदरवाइज है ना, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम की जो चीज है वो भी एक फोर्स नहीं होती, ईएमएफ होती है, वो वोल्टेज होता है, आपको आ जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी में। ईएमएफ इज अ पोटेंशियल। तो उसको, लेकिन ये चीज जो है फोर्स ही रहने वाली, तो इसका इसका जो है आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एफ नोटेशन यूज करोगे, कोई टेंशन नहीं। प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्कूल में याद होगा, 9th स्टैंडर्ड में रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन नाम का चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। रेशोज देखा होगा, उसमें प्रोपोर्शन, वेरिएशन, वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड प्रोपोर्शंस। रेशो, वेरिएशन, प्रोपोर्शन, ये देखा होगा आपने। तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं भी देखा है तो अभी देख लो सामने, नहीं भी याद है किसी को तो सामने देख लो। जब प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इज इक्वल टू करके, प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। मैंने मान लिया के नाम दे दिया उसको, ठीक है, के नाम दे दिया। ठीक है, हमें उसके डायमेंशन पूछे हैं, तो क्या आपको समझ रहा है के डायमेंशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के डायमेंशन। सिंपल स्टूडेंट्स, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के डायमेंशन। ठीक है, फोर्स 1 1 -2 याद रखते हैं, वेलोसिटी में मास कुछ नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड। कर दो सब्ट्रैक्शन, ध्यान से कर दो सब्ट्रैक्शन। 1 - 0 1, 1 - 1 0, ये भी 0। अरे कितना आसान आ गया क्या। मीटर पर सेकेंड, मैंने सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मैंने एक्सीलरेशन लिया। तो थर्ड चीज -1, -2 -1, दैट इज -1। ठीक है, 1 0 -1, MLT रिस्पेक्टिवली 1 0 -1। देखो घाई से सेकेंड ऑप्शन मत टिक कर देना, घाई से सेकेंड ऑप्शन मत टिक कर देना, क्या आंसर आएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, किसने पूछा था मुझे सवाल, वो सब नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन जिसने भी पूछा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला ये सवाल, अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप वापस टाइप कर सकते हो कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, नहीं समझा ऐसा कुछ। क्लियर, फैंटास्टिक, ओके। आगे 14 16 नंबर ऐसा टाइप करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 9 नंबर भी कोई पूछ रहा है, 9 14 16, मुझे ध्यान आ जाएगा क्वेश्चन देख के। परसेंटेज 9 क्यों पूछ रहे हो बच्चों, 9 जैसे सवाल तो आसान है, 9 जैसे सवाल हमने किए हुए हैं। 20 ऑसिलेशन, ऐसा लास्ट पिछले डाउट सेशन में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, 20 ऑसिलेशन का 25 सेकेंड आया, पर ध्यान से देखना, 20 टाइम्स ऑसिलेट किया तो 20 टाइम्स द टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी आई है 25 सेकेंड, और उसमें लीस्ट काउंट एरर ऐड प्लस माइनस करोगे तो ±0.2 सेकेंड, ये 20t है। ठीक है, 20t है, तो t की वैल्यू आप 20 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। t की वैल्यू आपकी 20 से डिवाइड करके, तो 25/20 ±0.2/20। ठीक है, तो ये है आपकी पहली जो है, ये ट्रू वैल्यू लेना है आपको, ट्रू वैल्यू लेना है। और ये जो है इसको आपको डेल्टा टी मतलब एरर करके लेना है, डेल्टा टी मतलब एरर करके ले। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 0.2/20,
0.2/20 दैट इज डेल्टा टी अपॉन नीचे 25/20 ट्रू वैल्यू इनटू 100 करेंगे। ओके 20 कैंसिल ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। ओके तो आंसर आपका देखो 25 4 गुना 100 होता है तो 0.8% आ रहा है आंसर। 1 भी मिनट नहीं लगता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को। ठीक है फट से आपको हैबिट से समझ जाना चाहिए, बस फट से क्वेश्चन पढ़ के उसको आपको कन्वर्ट कर देना इक्वेशन फॉर्मेट में। ऑल क्लियर? चलो यहाँ तक नोट करो सब लोग। अगले पेज पे करूंगा इसलिए नोट करो। अब मैं लगाऊंगा SP/PN बराबर 14 16 34 अगले क्वेश्चन के नंबर्स आ रहे हैं। यस यस वी विल कम टू ऑल दीज क्वेश्चंस। करूं अगले पेज पे 10 11 भी किसी ने पूछा हुआ था बच्चों। 11 आप डिलीट ऑप्शन से कर दो तो चलेगा। सोलर कांस्टेंट नाम की कोई चीज अपने एनसीईआरटी के अपने कोई कांस्टेंट के लिस्ट में वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं आई थी। ठीक है ना, नहीं आई थी तो डरने की बात नहीं है। हमें जो पता है उस नॉलेज पे जाने का। हमें पता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो रहा है 10 - 2 10 - 2 ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। डेंसिटी का डायमेंशन भी हमें पता है, सबको डेंसिटी का भी डायमेंशन पता है। मास अपॉन वॉल्यूम 1 - 3 0 ये भी सवाल में मैच नहीं कर रहा है तो ये भी आंसर नहीं है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मैंने आपको क्लास किसी ने पूछा था, क्लास की बात है कि पर्सनली पूछा तो मुझे याद नहीं है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1/बल्क मॉड्यूलस, 1/बल्क मॉड्यूलस स्टूडेंट्स। और बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, मैंने लिखा था एक दिन, सब टाइप के मॉड्यूलस का डायमेंशन ये प्रेशर के डायमेंशन जैसा होता है। सब टाइप के यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी ये 1/बल्क मॉड्यूलस है, मतलब उसके जब डायमेंशन की आप बात करेंगे तो उसका डायमेंशन मैच होगा 1/प्रेशर से, मतलब प्रेशर का रेसिप्रोकल। तो अगर वो प्रेशर का रेसिप्रोकल है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो हमें प्रेशर के जानते हैं उसका उल्टा कर दो। प्रेशर होता है 1 - 1 - 2, उसका उल्टा क्या क्या हो जाएगा, -1 देन +1 और +2 ये हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। तो बिकॉज बाकी तीनों ऑप्शन आंसर नहीं है इसलिए आप अभी सोलर कांस्टेंट टिक कर दो। बाकी हमारे इस फॉर्मूला में कोई भी चैप्टर में सोलर कांस्टेंट नहीं आता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं। ये क्वेश्चन बना ही इसलिए कि बाकी तीन ऑप्शन के आपको पता होने चाहिए, सिलेबस में है इस हिसाब से। बाकी आपको गूगल करके एक्स्ट्रा इन्फो करके सोलर कांस्टेंट क्या होता है वो मिल जाएगा, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, ना उसके वैल्यू की ना उसके यूनिट की कोई हमें जरूरत नहीं। Yes, it is energy per area per time. Very good. Well searched. Correct. That's the correct answer. Solar constant कैसे आता है करके, बट हमें वो जरूरत नहीं है। I should repeat. बाकी तीनों ऑप्शन आपको समझना जरूरी है इसलिए मैंने समझाया। ओके सिलेबस में आती है, ये तीनों टर्म्स आती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी स्पेशली आपको नया लगा होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो मेरे वैल्यू आगे E बराबर आ गया 2 cos। अगर आप थीटा की वैल्यू पता कर लो कि वो पॉइंट क्या है तो तुम्हारी E की वैल्यू आ रही है 2 cos। चलो 13 12 13 विंस कांस्टेंट कहीं तो आपको मिलेगा। विंस कांस्टेंट भी किसी ने पूछा, ये विंस कांस्टेंट बहुत आसान चीज है, आप इसका फॉर्मूला सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका एक सिंपल इक्वेशन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू स्मॉल बी। ये बी का होता है वेन्स कांस्टेंट। मैंने किसी ने ये सवाल पूछने पे मैंने कमेंट टाइप की थी, पिछले हफ्ते के शुरुआत की बात होगी, मतलब 10 दिन हो गए या ज्यादा, कि आई फुल्ली अलाउ यू फॉर दिस डीपीपी टू यूज any appendix of NCERT or any chapter of NCERT etc. as well as Google is also allowed।
ये मैंने किया था कि कुछ ऐसे नाम आएंगे जो चैप्टर्स में आगे आने वाले हैं, आप सिंपल गूगल कर दो, उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, उससे बना लो, या उसका आपको यूनिट मिल जाएगा, यूनिट से डायमेंशन बना लो, तो चलिए। यहाँ पे सीधी बात है, लैम्बडा वेवलेंथ होती है, तो बी का डायमेंशन क्या आएगा, लेंथ पावर 1, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब हम के टेम्परेचर है, टी इज टेम्परेचर बच्चों, टी टेम्परेचर होता है, टाइम नहीं है यहाँ पे, टी टेम्परेचर होता है। तो एल पावर 1 के पावर -1, एल पावर 1 के पावर -1, एल पावर 1 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में के की पावर -1 चाहिए ना बच्चों, के की पावर 1 आएगा क्या? हाँ, यस, आई एम सॉरी, यस यस यस, फॉर्मूला इज लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू, करेक्ट, लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू बी फॉर्मूला, हाँ ठीक है, फिर तो के की पावर +1 आएगी, चलो कोई बात। लैम्बडा मैक्स होता है, ये आएगा अपने पास, ये आएगा, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा शुरू में, यस, लैम्बडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू बी आता है, ये अपने चैप्टर में आता है रेडिएशन, केटीजी रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन वाले चैप्टर में आता है, विल स्टडी इट, वेइन्स कांस्टेंट। 14 बहुत लोग डाउट पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? ओके, इट्स नॉट अ मुश्किल सवाल, क्योंकि हमें सभी के डायमेंशन निकालते आते हैं या तो याद होते, इट्स नॉट अ मुश्किल सवाल, बट स्टिल आई कैन गिव यू अ वेरी शॉर्ट मेथड। अभी अभी हमने एक सवाल में ये देखा 1/4πε चार्ज स्क्वायर, बच्चों यहाँ स्मॉल ई अगेन चार्ज है, ओके, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सिंबल होता है, फिजिक्स में कई बार स्मॉल ई आएगा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैथ्स के ई जैसा नहीं लेना है क्या, मैथ्स का जो ई है ना, नंबर, प्योर नंबर अप्रोक्सीमेटली 2.78, इसकी बात नहीं की जा रही है, ओके, ये सही है, लेकिन ये इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है फिजिक्स में। फिजिक्स में फॉर्मूला में जो ई आता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ई की बात है। तो ये ई स्क्वायर मतलब चार्ज स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, इसका डायमेंशन फोर्स इंटू आर स्क्वायर होता है, कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूला से, याद आ रहा है? अब रही बात एचसी की, तो आप एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता है, ऐसा फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ, ये याद कर लीजिए अगर चाहो तो। केमिस्ट्री में शायद ऑलरेडी आया होगा, अगर केमिस्ट्री में आपका मूल कंसेप्ट होकर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अगर चालू हो गया होगा तो उसमें भी ये आया होगा, नहीं है तो जल्दी ही आएगा, फिजिक्स में भी वापस आखिरी आखिरी में आएगा। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला hc/λ होता है स्टूडेंट्स, h is Planck constant, c speed of light, lambda is wavelength of the photon, hc/λ। क्यों करा रहा हूं मैं, इससे आपको hc आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ओरिजिनल सवाल पे आ जाऊं, रेड कलर में जो मुझे डायमेंशन पूछे हुए हैं उसमें से ऊपर की एक चीज तो मेरी बन गई फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ऐसा, और नीचे की चीज एच सी को क्या लिखूं, अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाया, उस एच सी का मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी इंटू लैम्बडा, एनर्जी इंटू लैम्बडा ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू लेंथ, ऊपर आर आर और नीचे ई इंटू लैम्बडा का डायमेंशन। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता, और वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम होते, तो एक एफ आर को मैं कैंसिल कर दिया एनर्जी के साथ, ये बात चली क्या आपको, समझी क्या, पच रही है क्या ये बात? फोर्स इंटू लेंथ ही वर्क होता, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन कैंसिल कर दिया मैंने, चलेगा? अच्छा, आर भी लेंथ है, लैम्बडा भी वेवलेंथ है, आर डिस्टेंस होता तो लेंथ है, लैम्बडा वेवलेंथ है, वो भी कैंसिल हो गया, अरे ये तो आंसर तो डायमेंशन लेस आ गया, फिर सीधा सी ऑप्शन टिक कर। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से द शॉर्टेस्ट वे है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो, इससे बेहतर कोई नहीं है, इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं हो सकता इसका। ठीक है सर, आपको आ रहा है ऐसे शॉर्टकट, हमको तो नहीं सूझता ऐसा, ऐसे कोई लोग सोच रहे होंगे दिमाग में। हाँ बच्चों, एक्सपीरियंस का फर्क है ना, आपको आएगा, आप इस चैप्टर के लिए
आप इस चैप्टर में आपकी उम्र है इस चैप्टर के एक्सपीरियंस की 25 दिन। आपका इस चैप्टर से रिलेशनशिप चल रहा है 25 दिनों से, है ना। मेरा चल रहा है जब मैं स्टूडेंट था तब से, मतलब कब 2005 से, मतलब मेरा 16 साल से संबंध है इस चैप्टर से। 16 साल वर्सेस 25 दिन। तो खुद पे रहम करो, खुद से इतना ओवर एक्सपेक्ट मत करो कि आपको हर एक का शॉर्टकट बहुत जल्दी आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको आते जाएगा, फास्ट आते जाएगा और चीजें, ठीक है। 25-26 हाँ, आप लोग पैदा हुए थे तब, सही बात है। आप लोग 11 में आए, मतलब आप सब 16-17 साल के आसपास के थे। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तब आप लोग कुछ लोग कुछ दिनों के थे, कुछ महीने के थे, है ना, ऐसे सब। ऑल राइट स्टूडेंट्स। सर ऑल फॉर्मूले लिस्ट, हाँ बच्चों बहुत बुक्स में होती है फॉर्मूले की लिस्ट, उसका कोई टेंशन नहीं है। बहुत बुक्स में होती है फार्मूले की लिस्ट। कोई भी बुक आप खरीदोगे फार्मूले की लिस्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, है ना। मिलती है। कुछ कुछ हम भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे रिवीजन पे हम आते हैं ना आखिरी आखिरी में बच्चों, जैसे चैप्टर वाइज एक चैप्टर के सब फॉर्मूले एक पेज पे, ऐसे मुझे मांग लेना आप लोग, मैं दे दूंगा आपको एक एक। जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे मैं आपको दे दूंगा कुछ प्रिंटेड ऐसे शॉर्ट नोट्स, प्रिंटेड ऑल फॉर्मूले ऑफ अ चैप्टर ऑन अ पेज, ऐसे आते जाएंगे। हाँ, परमिटिविटी परमिबिलिटी के फॉर्मूला साथ जिनको याद है उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। याद करा दो सबको वापस, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के डायमेंशन क्या थे, -1 -3 4 2। याद है, एप्सिलॉन नॉट -1 -3 4 2 और म्यू नॉट 1 1 -2 -2। ये याद करने का मैंने बोला हुआ था आपको। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, राइट, इससे भी आएगा। गुड, वेरी गुड। चलो बड़े आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और फिर अगले पेज पे ही जाएंगे शायद। बाकी इस पेज पे सवाल आसान आसान भी ज्यादा दिख रहे। हाँ, 16 सवाल तो सेलिब्रेटेड सवाल एकदम बनने वाला है। बहुत लोगों को इसके बहुत सारे ऑप्शन के डिटेल्स जानने की इच्छा है, तो बता देता हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड, एक एक पहले पहले ऑप्शन से जाते हैं। फेज डिफरेंस, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको नई नहीं मिलेगी, लिख लेना स्टूडेंट्स। फेज जो होता है, फेज जो होता है ये इसी डीपीपी में मैं एक और आगे क्वेश्चन में दिखेगा एक फॉर्मूला, वहां मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए याद रखो फेज मतलब एक एंगल होता है। फेज ये एक एंगल होता है, डिफरेंस मतलब सब ट्रैक करके, तो फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस। तो एंगल एंगल रेडियन में आते हैं, तो एंगल का डिफरेंस भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेडियन में आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिट के हिसाब से कौन अलग है, तो भाई पहले वाले का यूनिट रेडियन है, ये मुझे पता चल गया। फेज एंगल होता है मतलब पहले वाले का यूनिट रेडियन है, इतना मुझे पता चल गया, मानते हो। आगे आते हैं, हर एक का यूनिट निकालेंगे, फिर हमें समझ जाएगा कि कौन अलग है करके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन समझाने की ज्यादा जरूरत है। दूसरा ऑप्शन हीट से संबंधित है एक्चुअली। इसका पूरा नाम होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इन्होंने दो शब्द खा गए उसमें के, शॉर्टकट में मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोल दिया। एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट नाम की एक चीज होती है। अच्छा है, हीट की चीज है तो लाल कलर से करते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, आप सबको पता है कि हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन हीट एनर्जी को पहले लोग, आपको पता है कौन से यूनिट में मेजर किया करते थे। हीट एनर्जी को लोग कौन से यूनिट में मेजर किया करते थे, स्कूल में आपको था डेफिनेशन, कौन से यूनिट में मेजर किया करते थे, कैलोरीज में मेजर किया करते थे। CAL फॉर कैलोरीज में मेजर किया करते थे। लेकिन जब मैकेनिक्स आया, मैकेनिक्स आया मतलब क्या चीज आई स्टूडेंट्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये सब जो शुरू के चैप्टर्स है ना, इन्हें मैकेनिक्स कहते हैं, है ना। सर्कुलर मोशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब जो हमारे शुरू के चैप्टर्स आने वाले, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में एनर्जी इज इंटरकन्वर्टेबल विद वर्क, ऐसा करते तो वर्क को हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका यूनिट क्या आता है? जूल, उसका यूनिट आता है जूल। अब जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी है एक अलग अलग चीजों के यूनिट, एक हीट है और एक वर्क है, लेकिन हमें पता है कि हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो उसका यूनिट भी एक दूसरे के इंटरकन्वर्टिबल होने चाहिए। इट इज लाइक मीटर सेंटीमीटर में जैसे रिलेशन है, वैसे जूल और कैलोरी में कुछ रिलेशन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक्सपेरिमेंट भी अपने सिलेबस में आता है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर देखेंगे तब। उस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि 1 जूल से 1 कैलोरी बड़ा है। इनमें का संबंध निकालने की कोशिश की गई, पता चला कि 1 कैलोरी बड़ा यूनिट है। 1 कैलोरी में आते हैं करीब करीब 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4.18 जूल्स आते हैं। ठीक है, जूल्स आते हैं। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, 4.18 राइट साइड में जूल्स है, लेफ्ट साइड में 1 कैलोरी। अगर लेफ्ट साइड में मैं सिर्फ नंबर 1 रखूं और कैलोरी दूसरे साइड शिफ्ट कर दूं, कैलोरी दूसरे साइड शिफ्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा? जूल पर कैलोरी हो जाएगा, जूल पर कैलोरी हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब ये जो 1 है ये तो प्योर नंबर हो गया, ये तो प्योर नंबर हो गया, इन द सेंस वो पक्का डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी डायमेंशन लेस हो जाएगी, प्योर नंबर, कैलोरी को शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो राइट साइड में आपकी वैल्यू बनी है, ये है आपका सेकेंड ऑप्शन। इसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 4.18 जूल पर कैलोरी को कहते हैं मैकेनिकल। मैं पर्सनली जब ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, इसका सिंबल मैं स्टाइलिश जे करके यूज करता हूँ। बुक्स में इसका कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंबल देना है तो जे को थोड़ा स्टाइलिश दिखा के, दिस इज व्हाट आई कॉल एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट, 4.18 जूल पर कैलोरी, ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। नाम समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हीट होती है कैलोरी में, हीट होती है कैलोरी में, लेकिन मैकेनिक्स में होता है जूल। तो हीट वाली चीज को जूल वाली, मतलब कैलोरी वाली चीज को जूल वाली चीज में कन्वर्ट करने वाला नंबर बताने वाली चीज। तो 4.18 जूल होता है 1 कैलोरी में, तो 4.18 जूल पर कैलोरी, ये वो चीज। चलो, तो उसका यूनिट पता चल गया अब आपको, इतनी लंबी थ्योरी के बाद। जूल पर कैलोरी उसका यूनिट है, यूनिट है उसको, लेकिन डायमेंशन नहीं है स्टूडेंट, डायमेंशन लेस है, ध्यान देना, क्योंकि जूल और कैलोरी सेम ही है ना इफेक्टिवली। डायमेंशन तो एनर्जी वर्क का सेम ही है, हीट का ही एनर्जी है, एनर्जी का ही वर्क है, तो डायमेंशन लेस है वो भी। रेडियन भी डायमेंशन लेस वाली चीज का यूनिट है, और जूल पर कैलोरी भी डायमेंशन लेस वाली चीज का यूनिट है। नो सरप्राइज, सी ऑप्शन भी सुपर क्लास है, सी ऑप्शन भी का कोई डायमेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, कोई डायमेंशन नहीं है। उसका फॉर्मूला आपको बताओ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, साउंड की एक इंटेंसिटी होती है, उसको एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी आई नॉट से कंपेयर करते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है आगे आएगा, तो आई अपॉन आई नॉट का लॉग ले लेते हैं टू द बेस 10। लॉग क्या होता है वो भी नहीं समझोगे ज्यादा, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा लेके, तो ये आई अपॉन आई नॉट सिमिलर क्वांटिटी है स्टूडेंट, सिमिलर क्वांटिटी है तो रेशो लेंगे, रेशो लेंगे तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। लॉग टू द बेस 10 लेते हैं तो लॉग का भी आंसर का कोई यूनिट नहीं होता, ये सबको पता है। लेकिन समझने के लिए, जिस चीज को यूनिट ही नहीं है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, तो इसको साइंटिस्ट के नाम से इसको बेल बोला गया, बेल। बेल साइंटिस्ट का नाम तो सबको पता है, कैपिटल BELL, बेल साइंटिस्ट का नाम था, तो इसे कहते हैं बेल। उस पर से सिमिलर स्पेलिंग, आई थिंक डबल एल नहीं दिया गया बाद में। टेलीफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल थे, हाँ वही। अब इसी को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है जनरली, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है डेसी डेका हमने पढ़ा है, 10 गुना डेसी होता, तो डेसीबेल, इस पर से आया डेसीबेल, 10 गुना करने के बाद बन गया डेसीबेल। बेल साइंटिस्ट के नाम का 10 गुना यूनिट का करने के बाद हो गया डेसीबेल, तो नाम दिया गया डेसिबल। बट ध्यान देना है आपको कि वो भी डायमेंशन लेस है, ओके, वो भी डायमेंशन लेस है, यूनिट है उसका डेसिबल,
लेकिन डेसिबल का खुद का मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं, तो लॉग की टर्म है, सेम चीज का रेशो है, तो उसको भी कोई वैसे तो कोई डायमेंशन आने वाला नहीं है। तो तीनों ऑप्शंस, अपने पहले तीनों ऑप्शन डायमेंशन लेस आए हैं, चौथा ऑप्शन भी डायमेंशन लेस है स्टूडेंट्स, चौथा ऑप्शन भी डायमेंशन लेस है, लेकिन यूनिट लेस भी है। वो दो सेम क्वांटिटीज का रेशो आता है, वो दो सेम क्वांटिटीज का रेशो आता है। अभी आपको मैं वो भी फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, तो उसकी जरूरत नहीं है। दो टाइप के स्ट्रेन का रेशो है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन नाम के दो स्ट्रेन के टाइप्स है, दो स्ट्रेन के टाइप्स का रेशियो है, उसको कहते हैं पॉइजन। तो स्ट्रेन खुद यूनिट डायमेंशन नहीं होता, दो स्ट्रेन का रेशियो भी लेंगे तो कोई यूनिट डायमेंशन उसको नहीं रहने वाला है। तो लास्ट ऑप्शन यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। पहले तीन ऑप्शन डायमेंशन लेस तो है, लेकिन यूनिट उनको है अलग अलग। चौथे ऑप्शन को यूनिट भी नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? ऐसी बात, ये हुई बात। परफेक्ट, परफेक्ट, लिख लो जिसको जो लिखना है, लिख लो ऑप्शंस। हर ऑप्शन के बारे में जो जो लिखना चाहते हो, बोर्ड पे जितना है मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है। Sir, I am purely focused on biology. Purely focused on biology. I can't do any other activity. Any other activity like parents call and other. तो आज तक आपको रेडियन, स्टेरेडियन, ये दो ही एग्जाम्पल पता थे जो कि यूनिट्स है ऐसे क्वांटिटी का जिसका डायमेंशन नहीं होता। अब इस सवाल को थैंक्स देना कि आपको और दो चीजें पता चल गई जिनको यूनिट्स होते लेकिन डायमेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। चलो, नौ 17 किसी ने पूछा था 17 बच्चों, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि अब आसान है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की हमने बात कर दी। अभी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन याद होने वालों को, लेंथ एल है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्लास में देखा है, मैंने आपको करवाया है। पावर का याद करना है और पोटेंशियल इनटू करंट इज पावर, ये ऐसे मैंने याद करवाया था। उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं और उससे आप कर सकते हो। इट शुडंट बी अ बिग डील। ठीक है, 18 भी शायद किसी ने पूछा था, बट आई होप इतने दिन के प्रैक्टिस में वापस आ गया होगा, तो मैं नहीं बताता हूँ। अगर वापस कोई पूछता है 18 तो ही बताऊंगा। 19 भी बताने की जरूरत नहीं है, एक अलग मेथड में बताना चाह रहा हूँ। रेगुलर मेथड तो सबको पता है, एक हट के अलग मेथड में बताना चाहता था। फोर्स और एनर्जी में प्यारा संबंध होता है, ये सबको पता है। अभी हमने किया था एनर्जी के डायमेंशन को मैं वर्क के डायमेंशन से करता हूँ और वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा कर सकता। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है स्टूडेंट्स, तो फोर्स का डायमेंशन इंटू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन स्टूडेंट्स। ओके, एनर्जी का डायमेंशन, डू यू एग्री? तो मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम में अगर मुझे लेंथ की जरूरत पड़ी तो यहां से लेंथ का डायमेंशन निकल जाएगा मेरा। देयरफॉर लेंथ का डायमेंशन
लेंथ का डायमेंशन को मैं ऐसे लिखूं, फोर्स दूसरे साइड शिफ्ट हो गया तो f रेज टू -1 इंटू ई रेज टू 1, f रेज टू -1 इंटू ई रेज टू 1, यहाँ के सब ऑप्शन एफ ई के टर्म्स में देने हैं, तो ये मैंने लेंथ का निकाला। तो अगर लेंथ पूछते थे तो हमारा आंसर बहुत आसान आ गया, लेकिन मास पूछा हुआ है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शायद। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी इज l पावर 1 t पावर -1। ओहो, l का तो पता चल गया मुझे, l का तो अभी भी पता चला स्टूडेंट्स एक, तो पुट कर दूं मैं l का f पावर -1 e पावर 1 और टाइम का t पावर -1। अब मुझे v पता है, एफ ई, तो क्या टी फाइंड कर सकता हूं मैं? टी को शिफ्ट कर दो अदर साइड, तो टाइम का डायमेंशन मुझे मिल जाएगा। देखना, टाइम को अदर साइड शिफ्ट किया, वी को यहां लाया, वी पावर -1 एफ पावर -1 ई पावर -1। तो देखो, लेंथ मैंने आपको निकाल के दे दिया, टाइम निकाल के दे दिया इन टर्म्स ऑफ वी एफ ई, इन टर्म्स ऑफ वी ए टी, बचा मास ही, मास जो चाहिए। अच्छा, मास कहाँ से लाऊंगा? कोई भी एक फॉर्मूला ले लो फोर्स या एनर्जी का, फोर्स ही पकड़ लेते, फोर्स के डायमेंशन रटे हमने m1 l1 t-2, ठीक है। इस पर से क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? एक हटके मेथड बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, हर टाइप की चीज आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, बाकी आप रेगुलर डायमेंशन एनालिसिस से करोगे तो भी चलेगा। m का फॉर्मूला इससे क्या आ जाएगा, f के दूसरे साइड सब चीजें ट्रांसफर कीजिए, तो f की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। f को वैसे के वैसे रख रहा हूँ, l का नया नया फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है आज, उसको यूज कर दे रहा हूँ, f की पावर -1 e की पावर 1 ऐसा आया इस क्वेश्चन के लिए, और t की पावर -2, t की पावर -2 थोड़ा डेंजर हो जाएगा, देखना t हमने निकाला है, उसकी पावर -2 करूंगा तो v की पावर +2 हो जाएगी, f की पावर +2 हो जाएगी, यहाँ e की पावर +1 थी, और e की पावर जो +1 थी वो हो जाएगी -2, ठीक है। कर लो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से, सब कर लो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से, तो आंसर क्या आ रहा है देखना, v की पावर मेरा आ रहा है इसमें ml2, 2 इस साइड शिफ्ट होगा, मास इस साइड है, t उस साइड शिफ्ट होगा, मतलब +2, तो ये होगा, सॉरी -2 -2 और +2 ऐड कर दो, v की सब पावर -2 है, f की पावर्स ऐड कर दो 1 -1, तो ये भी -2 आ रहा है। f की पावर कैंसिल हो रही है क्या स्टूडेंट्स? l के फॉर्मूला में क्या आया था, f की पावर -1 आई थी ना, तो m के फॉर्मूला में l की पावर एनर्जी बाय फोर्स, एक स्टेप कहीं गड़बड़ करी है क्या मैंने स्टूडेंट्स? एल की पावर -1, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, हाँ -1, ये ऐसा हो जाएगा, एल की पावर -1, ठीक है। अब फोर्स सब बैलेंस हो रहा है, फोर्स 0 और एनर्जी का 1 आ रहा है, -201, -201, ठीक है। आई डोंट मीन टू से दिस इज अ शॉर्ट मेथड है, दिस बिकेम लॉन्ग, मास के लिए हमें लंबा ही गया, ठीक है। अगर लेंथ पूछा होता तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता स्टूडेंट्स, है ना, फोर्स एनर्जी में कनेक्शन है, आप देख सकते थे। टाइम का पूछते तो भी थोड़ा सा उसके बाद आ जाता था, मास में टाइम लगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम अलग अलग मेथड देखेंगे तो हमें शॉर्ट ही मिलेगी, कभी कभी अलग मेथड देखने के देखो लंबी होगी, ठीक है। बट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ऐसा टाइप का कुछ हमने मेथड कभी करी नहीं थी तो मैंने बताया। जनरली हम सब कुछ MLT में करते हैं, राइट, MLT में करते हैं, बट यहाँ उन्होंने VFE को फंडामेंटल बोला, तो हम VFE के टर्म्स में सब खेल खेलना था, तो मैंने आपको खेल करके बताया कि ऐसा भी कर सकते। अनदर मेथड इज ऑब्वियसली डायमेंशनल एनालिसिस, v रेस टू a ले लो, f रेस टू b ले लो, e रेस टू c ले लो, ABC में 3 इक्वेशन बना के फिर ऑप्शन में से चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। अरे हाँ यार, फोर्थ ऑप्शन भी सेम ही छपा है, तो सही है, तो फोर्थ ऑप्शन भी जवाब होना चाहिए, पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन एग्जैक्टली सेम छपा है। तो एग्जाम में ऐसा आएगा तो दोनों में से कोई भी टिक करोगे तो आंसर मिलना चाहिए, ठीक है, कोई भी टिक करोगे तो आंसर मिलना चाहिए, ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, यस, ए एंड डी दोनों आंसर है, सेम ही है, तो दोनों आंसर है, नो डाउट अबाउट।
चलो, मोबिलिटी क्लास में मैंने मोबिलिटी का फॉर्मूला ग्रुप पे डाला था, मोबिलिटी का फॉर्मूला डाला था। कहाँ आ रहा है वो क्वेश्चन? आगे आ रहा है शायद कहीं। मोबिलिटी आ गया, नाम लिया, आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी का फॉर्मूला डाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है बताइए, मैंने आपको क्लास में F इज इक्वल टू क्यू ई, याद आ रहा है? F इज इक्वल टू क्यू ई था और एक F इज इक्वल टू एम बी था। तो कैपिटल ये E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, B होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमें डायमेंशन लेना है, वेलोसिटी के डायमेंशन सबको याद, वेलोसिटी के डायमेंशन L1 T माइनस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन है फोर्स बाय चार्ज। ओके, फोर्स अपॉन चार्ज के डायमेंशन से निकालेंगे, अगली स्टेप में आ जाएगा। L1 T माइनस 1, फोर्स 1 माइनस टू 1 1 माइनस 2, चार्ज खुद को लिखेंगे, चार्ज को लिखेंगे करंट इंटू टाइम, तो टाइम का और एक कम हो जाएगा और करंट का एक कम आएगा, तो a⁻⁻1 है ना, ध्यान से देख लेना। सो व्हाट आंसर आर वी गेटिंग? -1, एल की पावर कैंसिल हो जा रही है, एल की पावर 0 आ जा रही है, टी की पावर 2 आ जा रही है, ए की पावर -1 आ जा रही है। यस, है ऑप्शन में अवेलेबल? क्या उन्होंने सब सही ऑप्शन दिए है? डू वी हैव द ऑप्शन अवेलेबल लाइक दिस? यस, नहीं, ए की पावर प्लस, यस यस, ए की पावर +1 आ रही है, परफेक्ट। या नीचे -1 है, ऊपर जाके +1 हो रही है, ट्रू। श्रद्धा को डाउट है अलग डीपीपी वाला, यस वी विल कम टू दैट, we'll try to quickly come to that DPP by finishing this. क्लियर है स्टूडेंट्स? बढ़े आगे। जिन्होंने बहुत अच्छे से होमवर्क किया ना, इसको ये चीजें रिपीट लग रही होगी स्टूडेंट्स। ओके, डाउट कुछ लोगों ने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ है, लेकिन ये अच्छे से जिन्होंने डीपीपी ट्राई की है, मेहनत करके एकदम गूगल सर्च करके एनसीईआरटी देख के सब करके, उन लोगों को इतने सारे डाउट आने नहीं चाहिए था, तो उनको ये रिपीट हो रहा होगा। इसके आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 शायद कुछ लोग पूछना चाहते हैं, 34, 35। 32 में भी दम नहीं है स्टूडेंट्स, 32 पढ़ने में डर लगता है होगा थोड़ा सा, लेकिन वही है, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना है, इक्वेशन बनाने हैं। 2 इक्वेशन बनेंगे, एम और एन, छोटे से 2 इक्वेशन बनेंगे, एम एन सॉल्व हो जाएगा। एक वैल्यू शायद 1 आती है, एक -1 आती, फिर आपको ऑप्शन में से रिलेशन चूज करना है। 34 बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो 32 छोड़ दूं मैं अभी? अच्छा 33 भी तो पूछा हुआ था यार, 33 भी तो पूछा ही हुआ था, 33 भी एक से ज्यादा लोगों ने ग्रुप पे डाल के पूछा हुआ था। जिस कॉन्सेप्ट क्लियर वालों को बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट से। ई की कोई पावर आ रही है, ई की कोई पावर आ रही है, हमने एक चीज देखी थी, एक्सपोनेंशियल वाले चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल वाली चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब e टू द पावर -b/kt, ओके, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। -b/kt का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब 0 0 0 डायमेंशन होगा। इसका ही मतलब समझते हो, b का डायमेंशन विल बी सेम एज kt का डायमेंशन। माइनस साइन को तो वैसे भी कोई डायमेंशन थोड़ी होता ना, -1 इज अ कांस्टेंट, है ना, -1 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो b का डायमेंशन और kt का डायमेंशन सेम होगा। ये एक सुपर स्टेप, ठीक है। अच्छा आगे, एक्सपोनेंट के अलावा क्या क्या बचा है? i है और at स्क्वायर है।
इन दोनों के भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। आई और के टी स्क्वायर नीचे लिख रहता हूँ, आई का डायमेंशन शुड बी सेम एज ए टी स्क्वायर का डायमेंशन। बस अब इन दोनों इक्वेशन से खेल खेलना है, जो पूछा है वो निकालने के लिए। अब ए बी स्क्वायर का डायमेंशन पूछे है हमें, ए बी स्क्वायर का डायमेंशन पूछा है। ओके, लेट अस पुट इट। ए का डायमेंशन, ए कहां से आएगा स्टूडेंट्स? अपने ये नीचे जो दो फॉर्मूला अंडरलाइन के उसमें ए कहां आता है? देखो ए आ रहा है कहीं तो भी, तो उसको आई बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं, आई का डायमेंशन बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन। अच्छा, बी का स्क्वायर, बी कहाँ आ रहा है? बी आ रहा है के टी, तो बी का स्क्वायर का डायमेंशन होगा के स्क्वायर का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन। तो टी स्क्वायर के डायमेंशन हो गए कैंसिल, आ गया आपका आंसर आई इंटू के स्क्वायर का डायमेंशन। मार्केट, यहां हमने सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस यूज किया, इक्वेट किए डायमेंशन, किसी भी एक भी टर्म का हमने डायमेंशन नहीं निकाला स्टूडेंट्स, ना ए का, ना बी का, ना के का, किसी भी चीज का डायमेंशन अलग अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, जरूरत नहीं पड़ी, करते तो थोड़ा लंबा होता था, लेकिन डायमेंशन क्या है किसी के ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, किस किस के इक्वल है उसी से काम बन गया। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, वर्कशीट के डाउट्स बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, नया टॉपिक शुरू करके। मैं बड़ा ये चाह रहा हूँ कि मैं करूँ, और आपके चल, डाउट्स बड़े मुझे ठीक नहीं लगे, मतलब उसको दोबारा करो, वो डाउट्स मैंने देखे थे आपके क्वेश्चंस, दोबारा ट्राई करो। हाँ आप, हाँ दोबारा ट्राई करो, वो मैंने क्वेश्चंस देखे थे आपके, एक बार आपने कुछ भेजा था ना मुझे, तो मैंने देखा कैसा क्या है, मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, आप दोबारा ट्राई करो, हो जाएंगे वो क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बाकी सभी के हो गए। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। रिलेटिव मोशन, नया टॉपिक ईटा है। का अरे यार, ईटा का डायमेंशन लर्न होना चाहिए आपका, अभी तक प्रैक्टिस जितनी की है एचसीवी में ईटा का, आपको डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे कहते हैं, चलो कोशिश ये करते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी, इसका पहला ऑप्शन आंसर आना चाहिए, बिना कुछ करे मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों को याद है, मेरे साथ साथ हो गया चुका है अभी तक, हैबिट से कुछ लोगों को याद है, नहीं फिर भी तो बताता हूँ मैं आपको, मेथड भी बता देता हूँ। प्रेशर डिफरेंस पी है, तो पी प्रेशर है, ओके। आर क्या है? आर रेडियस है ना? पी है प्रेशर, पी है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस ना सेम ही डायमेंशन होता। आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर है, एक्स भी लेंथ ही होनी चाहिए फिर, मतलब ये आर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी लेंथ का स्क्वायर है, उसका डिफरेंस भी लेंगे तो लेंथ का ही स्क्वायर है, राइट। जो पूरा ब्रैकेट है ये लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर का डायमेंशन वाली चीज है। नीचे 4v, वी क्या है? वी वेलोसिटी है, और एल 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 डिस्टेंस ही है, एल लेंथ ही है, कहाँ एल भी लेंथ ही है। चलो, राइट और नॉट, तो इज इट इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? देखो राइट में देखो, ईटा का डायमेंशन दिस इज ये हो एक्स जाएगा, ऊपर प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, सबको याद है, विद रिस्पेक्ट टू ओ। फोर्स अपॉन एरिया करके एम टू द पावर वन एल टू द पावर माइनस वन आ जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू। फोर्स याद रहेगा तो एरिया का आसानी से आ जाएगा। बाजू में बन रहा है लेंथ स्क्वायर, नीचे बन रहा है फोर, तो कांस्टेंट नंबर है, वेलोसिटी का एल वन टी पावर माइनस वन, और लेंथ का फिर से एल की पावर वन, कर लो सॉल्व। अरे यार ये एम सब की ए की पावर आ रही है, एल दो दो कैंसिल होके माइनस वन आ रहा है, टी एक माइनस वन आ रहा है, राइट आ रहा है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? किस किसने टाइप किया था? कल्पेश, मयंक, 34, और किसने किसने पूछा था? ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो अब जब मैं किसी चल वेक्टर को लिख रहा हूँ एक्स ए ओ, ठीक। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, है ना, दिस इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, सही है। इस तरीके से, तो इस वाले वेक्टर का क्या नाम रखेंगे?
चलो बच्चा 34 के बाद 35 36 37 कुछ डाउट है इसमें इन तीनों में? नहीं ये क्लियर थे, क्लियर है। 37 37 असली में क्वेश्चन में थोड़ी सी खोट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लकीली क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, लेकिन क्वेश्चन बच जाएगा, उसके गलती उसको माफ कर देंगे हम, क्योंकि जो पूछा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। क्वेश्चन असली फार्मूला में एक गलती है, आपको बताओ मैं असली फार्मूला क्या चाहिए। असली फार्मूला में अगर यहाँ पे x है ना राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में x नहीं चाहिए, y चाहिए। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, और यहाँ पे एक a चीज चाहिए, a फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये असली फार्मूला होता है फिजिक्स का। इन्होंने छापने में गलती कर दी है, लेकिन लेकिन फिर भी इससे आंसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने जो गलती की है वो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि मेन सवाल कैसे बनने वाला है, ये कॉस के अंदर जो टर्म है ये एंगल होता है, तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, बस इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, के एक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओमेगा टी और के एक्स दोनों के डायमेंशन 0 0 0 होने चाहिए। फिनिश बात। तो ओमेगा का डायमेंशन निकालने के लिए आप टी को शिफ्ट कर दो, टाइम को शिफ्ट कर दो, तो ओमेगा का डायमेंशन टाइम रेज्ड टू -1 चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो उनकी गलती आप माफ कर सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सॉल्व करने में। वैसे असली गलती सुधारने से जो है वो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय cos, ऐसा फॉर्मूला आता है फिजिक्स में असली में। एक्चुअली y होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पता है कि किसी एक फ्रेम से A की पोजीशन क्या है और उसी फ्रेम से B की पोजीशन क्या है, तो आप B की A के रिस्पेक्ट में या A की B के रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल सकते हैं। सही है, नम्रता क्लियर है ये? इस स्टेप पर से आ गया t पावर माइनस में। हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A should be position vector of B with respect to Any doubts on next page, students? minus position vector of A with respect to a common frame of reference। 38 करने का नहीं था, कुछ लोग डाउट पूछे थे, मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया था आपको, 38 नहीं करना है। 38 इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है, जब वर्नियर कैलिपर का हम पढ़ेंगे तब, और वो सिर्फ जेई वालों के लिए होना चाहिए। नीट के सिलेबस में भी सॉ इट इज नॉट देयर एनीमोर, तो आपको करने की जरूरत नहीं नीट वालों को भी वो क्वेश्चन। 39 40 41 एनी डाउट्स? नहीं। रेनॉल्ड कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, यहाँ पे कोई डाउट स्टूडेंट्स? इस पूरे पेज पे एनी डाउट्स रिमेनिंग? नो, ठीक। 42 कौन पूछ रहा है भाई? 42 हर्षल इज आस्किंग 42। 42 का आधा पार्ट तो हमने पिछले एक क्वेश्चन में एक दिन किया था। अरिहन से एक अच्छा टफ क्वेश्चन लिया था हमने, है ना, एक दिन टफ क्वेश्चन की आपकी इच्छा हुई थी सुबह सुबह 9 सवा 9 बजे, मुझे याद आ रहा है। तो आपने बोला जैसे टफ क्वेश्चन और लेते हैं, तो फिर मैंने उसमें दिया था एक मोर देन वन करेक्ट वाला। उसी में हमने ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो पता ही है आपको, तो इसका सेम एज वेलोसिटी हो गया। हमें पूछा है डू नॉट हैव, तो पहले वाले का तो सेम एज वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी इनटू लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी का होता है टी टू द पावर -1 डायमेंशन। अभी जो हमने ओमेगा निकाला ना, वैसे ही फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम का रेसिप्रोकल, हर्ट्ज में होता है 1/सेकेंड, इनटू लेंथ, लेंथ एल पावर 1, तो ये भी तो स्पीड से मैच हो रहा है, स्पीड का भी तो ऐसा ही होता है। पी बाय रो भी हमने उस क्वेश्चन में किया था, ये भी स्पीड आती थी, ये भी हमने वो क्लास में किया हुआ था। तो पहले तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, चौथा ही आंसर होना चाहिए। एक बार चेक भी कर लेते हैं। किसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब टी पावर -1 आता है, के मतलब वेव नंबर होता है, वेव नंबर का लेंथ पावर -1 होता है, वेव नंबर इज लेंथ पावर -1। जैसे राइटबर्ग कांस्टेंट आपको याद होगा, पर मीटर में हमने किया था, राइटबर्ग कांस्टेंट जो आता है वो वेव नंबर के फॉर्मूला में आता है,
तो वेव नंबर राइटबर्ग कांस्टेंट है, दोनों चीजें पर मीटर में होती, मतलब लेंथ पावर -1 होती है। तो सीधी बात है, फोर्थ ऑप्शन ये स्पीड के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है, तो वो आंसर होना चाहिए। हुआ बच्चों, आगे बढ़े। क्लियर हर्षल? यस, गुड। तो आप लोगों ने क्या देखा? चलो, डीपीपी 2 का 25वां सवाल पूछा जा रहा है। क्या वो प्लैंक्स टाइम का सवाल है या ऐसा कुछ है क्या? मुझे याद आ रहा है कुछ और लोग पूछे थे। नहीं, ये अलग है कुछ। डीपीपी 3 पे आ गया मैं। डीपीपी 2, एक मिनट, डीपीपी 2 कौन सी? ये चैप्टर वाइज पे आ गया है। डीपीपी 2 हमें चाहिए टॉपिक वाइज स्टार्टिंग में। दिस डीपीपी, इसका 25वां सवाल। अच्छा, इसी में प्लैंक टाइम है क्या आगे? प्लैंक टाइम का भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था, वी विल डू दैट वन आल्सो। पहले इस पे आते हैं अभी। जब तो इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, ओ एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। ओके, नहीं, इसका आप लोगों को बच्चों सॉल्यूशन पता चाहिए होगा। आई मीन फार्मूला पता चाहिए होगा। ये फार्मूला आपको गूगल करना था, दिस यू हैड टू सर्च। ये फार्मूला आगे आने वाला है, ओके। और अगर वो फार्मूला देखने के बाद भी अगर थोड़ी कोई तकलीफ जा रही है तो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ई इज फॉर एंड करेक्शन। ई इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। तो रेजोनेंस ट्यूब के इसमें ई क्या होता है ये आप सर्च कर सकते थे, आपको मिलेगा एंड करेक्शन। तो उसका फॉर्मूला दो अलग अलग ट्यूब्स में अलग अलग होता है। कुड यू डू दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स? कुडंट यू डू दिस ऑल्सो? आपके पास ये भी तो चीज थी अवेलेबल, इसी में सॉल्यूशंस थे। क्या उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया? आप सॉल्यूशन में जाके बस फॉर्मूला देख लेते उस और फिर खुद कर लेते। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सॉल्यूशन में खुद फॉर्मूला देख के कर लेते थे। सिर्फ फॉर्मूला की आपको जरूरत थी। तो चैप्टर 2 का डीपीपी 2 का 25वां क्वेश्चन आ है। इन्होंने तो फॉर्मूला ही नहीं दिया। रिले फार्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया, कुछ तो डेंजर डेंजर। अच्छा, इसीलिए ये डाउट आया है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ई एज गिवन बाय रिलेज फार्मूला। गिवन एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज दिस। तो ये सब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, इंटरनल रेडियस, ये सब है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ई। इन लोगों ने डेल्टा ई का फॉर्मूला कुछ तो अलग ही ले लिया, और फिर उसमें ई का फॉर्मूला में 0.6 टाइम्स 3 टाइम्स 0.6 कहाँ से आई? ये सब चीज ना समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, या मैं आपसे क्या अपेक्षित कर रहा था इस जगह पे? आपने क्या करना चाहिए था? आपने करना चाहिए था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है देखते हैं, है ना। मैं तो एज अ टीचर हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट क्या अभी होता तो क्या करना चाहिए था? एज अ स्टूडेंट जाते थे आप, ऐसे गूगल पे जाते थे, रेजोनेंस ट्यूब में ई क्या होता है पूछने का। ई इन रेजोनेंस ट्यूब, ये ई नाम की चीज ही क्या है? ई इन रेजोनेंस ट्यूब, देखो एंड करेक्शन मिला, ठीक है, एक ऊपर वेबसाइट पे एक मिल गया, और कहीं मिलता था आपको, और कहीं ई फॉर एंड करेक्शन, ई फॉर एंड करेक्शन, ऐसा कुछ। तो फिर फॉर ई का फॉर्मूला पूछ लो आप, ई फॉर्मूला, फिर टाइप करते हैं आप ई का फॉर्मूला एंड करेक्शन, ई का फॉर्मूला इन रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, ठीक है। ई का फॉर्मूला इन रेजोनेंस ट्यूब क्या होता? ये तो पूरा लंबा लंबा चीजें बता रहा है। आप ऐसा कुछ ढूंढिए जहां आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिले। यहाँ कुछ कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? देखो, यहाँ मुझे कुछ फॉर्मूला दिखा।
ये आदमी खड़ा है और यहाँ पर ये बी आदमी खड़ा है और ये रहा सी। ये देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कुछ तो भी है यहाँ पे। फर्स्ट रेजोनेंस, सेकेंड रेजोनेंस, तो L2 प्लस ई अपॉन L1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, जिससे आया L2 इज इक्वल टू थ्राइस L1 प्लस ट्वाइस ई। L2 इज इक्वल टू थ्राइस L1 प्लस ट्वाइस ई। आ जाओ स्टूडेंट्स, अब मैदान में आ जाते अपने सॉल्विंग के। आप मुझे बताइए, एक सेकंड में इन दोनों के बीच कितना फासला कम हो गया? L2 का फॉर्मूला है थ्राइस L1 प्लस 2E, तो E का फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा, L2 माइनस थ्राइस L1 बाय 2। ठीक है, अब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज मेजर्ड एज दिस मच and second is measured as this much. Okay, second is measured as this much. चल रहा है सिर्फ एक और ये भी चल रहा है सिर्फ एक, तो लॉजिक तो बड़ा आसान है समझना कि अगर मैं फॉर एग्जांपल A is the observer, A is observing everything, A is the observer and B is the object. तो L2 की प्रिसाइज वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, देखो ना, 14.0 माइनस ट्रिपल ऑफ 4.6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है देखो, 14.0 माइनस ट्रिपल ऑफ 4.6। व्हाट इज ट्रिपल ऑफ 4.6? व्हाट इज ट्रिपल ऑफ 12 13 13.8 बाई 2, मतलब 0.2 बाई 2 मतलब 0.1। किस यूनिट में आ रहा है, सेंटीमीटर में, तो E की ट्रू वैल्यू आ रही है 0.1 सेंटीमीटर। चलो देखो, इन्होंने वही लिखा सॉल्यूशन में, तो अपनी मेहनत सही हो गई इतनी। यू कैन चेक इट। 0.1 लिया था क्या, देखो E को कुछ तो क्या लिया था, क्या डेल्टा आर या 0.1 लिया है, 0.1 लिया है। E की वैल्यू इन्होंने 0.63 क्या लाई है, स्ट्रेंज। E की वैल्यू 0.63 क्या लाई है, इंटरनल रेडियस ऑफ 1 मीटर, रेजोनेंस ट्यूब इज मेजर्ड एज 3 सेंटीमीटर, रेजोनेटिंग लेंथ इतनी है, ये इतनी है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ रेडियस 3 है, दैट्स ओके, बट E का फॉर्मूला में रेडियस कहाँ आ रही है, E का हमने जो फॉर्मूला देखा, सर्च किया, उसमें रेडियस कहाँ आ रही है। एक मिनट, मैं अपना 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का बुक देख रहा हूँ, इसमें रेजोनेटिंग लेंथ वाला पार्ट निकाल के, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ता है, इवन 12th वाले बच्चों को भी ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है एंड करेक्शन का, बट उससे रिलेटेड कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। एंड करेक्शन चैप्टर नंबर 2, ऑसिलेशन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। बी को मैंने ऑब्जेक्ट माना है और ए को ऑब्जर्वर माना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये है -1 -1। मैंने लिखा है, तो लिख लो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आप एक काम करो, उनका कुछ ना देखे, हम अपने हिसाब से जाए, तो अपना आंसर अलग आ रहा है मेरे हिसाब से।
क्योंकि मैं डेल्टा ई जब निकालने जाऊंगा तो इस फॉर्मूला से एक डेल्टा ई आएगा डेल्टा L2 है ना, मॉड लेंगे प्लस 3 टाइम्स डेल्टा L1 विल बी ट्वाइस डेल्टा ई ना, 2e का फॉर्मूला, 2e का फॉर्मूला में एरर निकालने जाएंगे। तो इस हिसाब से डेल्टा L2 में मैक्सिमम क्या आएगा, उसका मुझे लीस्ट काउंट 0.1 दिख रहा है, 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट लूंगा मैं, और इसका भी 0.1 लूंगा तो ये 0.3 आ जाएगा, मतलब 0.4 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो, -2 आ जाएगा। तो डेल्टा ई खुद आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर, डेल्टा ई बड़ा आ रहा है, ई छोटा आ रहा है, डेंजर, 200% एरर, समथिंग स्ट्रॉन्ग। Okay, I'll search this students, I'll search and tell you. Okay, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा हो सकता है कि नेट पे हम जब भी कभी कभी फॉर्मूला ढूंढते हैं वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होगा, ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कोई पर्टिकुलर डिफरेंट चीज भी हो सकती है। ओके, तो आई फुल्ली सिंपैथाइज विथ यू, ये सवाल आपको नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। वैसे देखो फॉर्मूला तो और जगह पे भी मुझे वही दिख रहा है। ओके, 3 टाइम्स उसी से दिख रहा है, स्टिल आई विल जस्ट चेक इट, कंफर्म एंड टेल यू, डोंट वरी। ये क्वेश्चन मैं खुद आपको बताऊंगा कल। चलो, दिस वाज 26। इसके अलावा देखो ना, आगे भी तो देखो 27 में उन्होंने वही किया स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो फॉर्मूला बनाया वही तो किया है। 27वां क्वेश्चन L2 माइनस ये करके एंड करेक्शन 0.1 सेंटीमीटर निकाला है, दैट्स व्हाट वी डिड आल्सो। दे आस्क्ड इन 26वां क्वेश्चन के बाद 27 में यही वैल्यू पूछे, तो यही तो फॉर्मूला यूज किया है। कैलकुलेट द एंड करेक्शन, मतलब हम 25वां सॉल्व करते करते हमने 27 का जवाब निकाल लिया। 3 क्वेश्चन एक ही पैसेज पे भेजते, तो 25 करते करते हमने 27 का सही जवाब निकाल लिया, सही फॉर्मूला ढूंढ के, उतना क्रेडिट हमें जाता है। ठीक है, 27 का हमने जवाब निकाल लिया विच इज 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन डेल्टा ई अपने रेगुलर मेथड से उस फॉर्मूला में मैं लगा रहा हूं, तो जो आ रहा है उससे आंसर अजीब आ रहा है परसेंटेज एरर का। डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 का आंसर करेंगे तो 200% एरर आ रही है, विच इज सर्टनली नॉट इन द ऑप्शंस, एंड 200% एरर प्रैक्टिकली होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम अटके हैं, तो ये क्या हो रहा है, दिस आई विल कम बैक टू यू एंड टेल यू। Yeah. No, it's not about solving, because solving तो हमें सही कर रहे हैं. It's not about solving here. I don't need to resolve it. यहाँ पे कुछ तो अलग ही चीज लग रही है. Something is different going on. हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला देख रहे हैं लगा रहे उससे तो नहीं आ रहे. तो something different is in play here. May not be formula, maybe some different concept, or maybe they are wrong. So whatever it is, I'll think wholly about it and be back to you. अच्छा, प्लैंक्स टाइम वाला सवाल जिन्होंने पूछा था कहाँ पे है, वो एक बार सवाल पढ़वा दो मुझे, कौन से डीपीपी में है, 2 में है कि 1 में है? तो सर प्लैंक्स टाइम का आंसर नहीं आ रहा था हमारा करके, फर्स्ट डीपीपी में है, फर्स्ट डीपीपी। चलो, वी विल एंड विद दिस क्वेश्चन आई थिंक, इसके बाद कोई और इस पहले तो डीपीपी में, हाँ ये 26वां सवाल है पहले डीपीपी का, फर्स्ट टॉपिक वाइज डीपीपी का 26वां सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स टाइम इन सेकेंड्स। और ये प्लैंक टाइम क्या है, ये पिछले सवाल में डिस्क्राइब किया हुआ है, प्लैंक्स टाइम की डेफिनेशन ही पिछले सवाल में डिस्क्राइब की हुई है, तो उसी को यूज करके बस आपको कैलकुलेशन करना था। किसी ने कैलकुलेशन में अगर थोड़ी गलती हुई है, वी विल हैव टू चेक इट। मेरे याद के हिसाब से C⁵ में आंसर आया था टाइम का, है ना, ये डायमेंशन एनालिसिस से, तो आई थिंक लास्ट ऑप्शन आंसर है 25 का, डी ऑप्शन आंसर है ना, Hg/C⁵ होगा। यस, और उसी को हमें सॉल्व करना है, एज अ प्लैंक टाइम निकालना है। तो व्हाट इट विल बी स्टूडेंट्स, हर ऑप्शन पे मैं पहले नजर फेरो, हर ऑप्शन पे 1.3, 2.3, 1.3, 0.3 ये वैल्यू तो ठीक है, लेकिन पावर्स बहुत अलग है स्टूडेंट्स। पावर देखो 33, 13, 43, 23, तो 10 की पावर पे ही अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो हम आंसर अप्रोक्सीमेशन में निकाल लेंगे। एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट देखो 6.6 समथिंग इंटू 10 टू द पावर ना, एक एक डेसिमल तक ही लू तो मैं अभी काफी है। ये भी 6.6 समथिंग था, लेकिन 10 पावर -11 हुआ करता था।
और नीचे स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ हुआ करती थी, होल रेस टू 5 करते स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, अच्छा आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बताया था इसको 20/3 लेना आसान कैलकुलेशन है, तो इसको 20/3 आप ले सकते हो, 6.6 को इसको भी 20/3 ले सकते हो। 20/3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा। अच्छा 9 तो हुआ, नीचे खुद 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 कैलकुलेट करो, 3 की पावर 5 तो 243 हुआ। ओके, बाकी 10 की पावर नीचे 8 5 40 हो गया, और ऊपर 10 की पावर क्या हो रही है, -34 -11 तो -45 हो गई है। सब 10 की पावर में ध्यान देंगे। अच्छा और अप्रोक्सीमेशन कुछ करते, कुछ इसको 250 ले लूं मैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको 250 ले लूंगा। इसको 10 ले लेते हैं क्या, जरूरत है क्या इतना अप्रोक्स करने की, 10 है ना, तो रूट के अंदर 400, नीचे 9 का थोड़ा 10 कर दिया है ना, क्योंकि ऑप्शन में बहुत दूर दूर है, जस्ट पावर चेक करनी है, और इसको 250 कर दिया मैंने। ठीक है, और अंदर में और क्या हो गई, 10 की पावर -85 हो चुकी है। अब यही पे आपको रूट मतलब समझता है, रूट मतलब रेस टू हाफ होता, रेस टू हाफ से लॉज ऑफ इंडाइसिस से 85 पावर की आधी पावर के आसपास, 85 के आधे के पास पास कहा 10 की पावर दिख रही है, वो आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छे। somebody just took from doubtnut a snap and put it here, चलेगा। ऑल राइट, ठीक है। और इससे ज्यादा किसी को एक्यूरेसी की जरूरत है तो अभी आप समझ लोगे इससे आगे क्या करना है। यहाँ देखो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो 4/25 का रूट मतलब अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, 2/5 अपने अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, 2/5 हो गया, लेकिन अंदर में रूट ऑफ क्या बचा, 10⁻85 जो कि ऑड नंबर है स्टूडेंट्स, 85 ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूंगा उसमें से एक और 10 ला लूंगा, एक और 10 एक्स्ट्रा 1 निकाल दो, 10⁻1 कर दो, और फिर 10⁻−86 कर दो। ठीक है, तो 2 इंटू एक √10 बच रहा है और एक नीचे 5 बच रहा है। अब 86 इवन नंबर हो गया तो उसका आधा बराबर परफेक्ट आंसर -43 में आ जाएगा। और इस चीज का आप कैलकुलेशन कर लेंगे, √10 कितना होता है, √10 होगा 3.1, 3.1 का डबल 6.2, 6.2 को 5 से जोड़ 1 आ रहा है अपना, देखो ज्यादा इतना अप्रोक्स करके भी हमारा दूर आंसर नहीं आया, अच्छा खासा वही आंसर आया। ठीक है, कहा कैन नॉट है बेटा, अरे 25वें क्वेश्चन में कैन नॉट किस चीज का है, अरे बाबा ठीक है, वो नहीं समझा आपको। ठीक है, 25वां सवाल क्या बोल रहा है, प्लैंक टाइम को डिफाइन कर रहा है, प्लैंक टाइम की यूज बता रहा है वो। सवाल ये नहीं है कि प्लैंक टाइम मत निकालो करके, सवाल है प्लैंक टाइम निकालो। पहला वर्ड पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो, फाइंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कांस्टेंट दैट हैज डायमेंशन ऑफ टाइम। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कांस्टेंट दैट हैज नॉट नहीं है, हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा इन्फो दे रहे, प्लैंक टाइम क्या होता है, प्लैंक टाइम रिप्रेजेंट्स की ऐसा एज ऑफ द यूनिवर्स बिफोर विच फिजिक्स के लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड। ये प्लैंक टाइम की डेफिनेशन है, इसका मतलब समझ पा रहे हो। अलग अलग थेरीज में अलग अलग चीजें हैं कि दुनिया कब बनी थी। ठीक है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स की अलग अलग थेरी है कि दुनिया कैसे बनी थी करके। आप इंडियन स्क्रिप्चर्स में जाएंगे तो महाविष्णु के पोर्स में से, महाविष्णु के बॉडी के अंदर से पोर्स में से यूनिवर्स निकलते हैं, ये थेरी है। ठीक है, और कोई स्क्रिप्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुन कह दिया गया और 6 दिन में दुनिया क्रिएट करी गई। और जाके देखेंगे और कोई स्क्रिप्चर में और आपको थेरीज मिलेगी। अब साइंटिस्ट लोग स्क्रिप्चर्स को मानने के बदले अपने कैलकुलेशन पे भरोसा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हिसाब से देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। सुना है नाम सबने, बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स कैसे बना था उसके लिए बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का जितना भी आज तक थ्योरी डेवलप हुआ है, थ्योरी थ्योरी है, थ्योरी सच्चाई नहीं होती है, जितनी भी थ्योरी आज तक डेवलप हुई है उससे इतना पता चला है कि जब भी यूनिवर्स बना होगा उसके कुछ कुछ टाइम तक इतनी अजीबो गरीब इनफाइनाइट डेंसिटी के मास पे ऐसी कुछ चीजें हुई होगी कि वहां फिजिक्स के लॉज लगा नहीं सकते। तो जिस टाइम तक यूनिवर्स बनने के बाद जिस टाइम तक आप ये आज पता है वो लॉज लगा नहीं सकते,
ये पता चल चुका है, उस टाइम को बोलते प्लैंक टाइम, ये वहां डेफिनेशन दी गई। ये स्टीफन हॉकिंग को याद करना चाहिए ये बातें करते समय, बहुत अच्छा। चलो क्लियर है बच्चों? तो वहां पे कैनॉट किस चीज के लिए था? वो डेफिनेशन समझाने के लिए था। पूछना नॉट नहीं है, पूछा उन्होंने हैज ही पूछा है, फाइंड विच हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो वो निकाल के आता है। ऑल राइट, क्लियर, हैड अ वेरी गुड, ग्रेट, नाइस, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तीन तीन डीपीपीज अपनी डिस्कस हो चुकी है। आपको जान के खुशी होगी कि 88 डीपीपीज है अपने पूरे सिलेबस के इस बुक में, उसमें से आपने 3 कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 99%। एक सवाल बाकी है अपना, कंफ्यूज है हम उसमें, वो मैं आपको भेजूंगा। तो 3 आउट ऑफ 88 डीपीपी, समझ रहे हो आप? 2 साल इसके लिए अपने पास 2 इयर्स है, और अभी आप क्लास ज्वाइन होके आपको लेस देन 1 मंथ हुआ है अभी, ठीक है? लेस देन 1 मंथ में हमने 3 डीपीपीस कर चुके हैं, सो इट्स अ गुड स्पीड। ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, स्पीड, डेली होमवर्क कंटिन्यू रखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लोगे। सी यू टुमारो मॉर्निंग टाइम, सेम 8 o'clock. हैव अ ग्रेट टाइम, बाय स्टूडेंट्स।